नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे राइज ऑफ मलिक अंबर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ मुगल अटेम्प्ट एट कंसोलिडेशन। डेक्कन में ये जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इसके ऊपर जो कब्जा करने की होड़ थी ना मुगलों की, इस होड़ में एक और रोड़ा बन के सामने आया था, वो था मलिक अंबर। बहादुर निजाम शाह को मुगलों ने कैप्चर कर लिया था। अहमदनगर यहाँ पे गिर चुका था और अहमदनगर यहाँ पे मुगलों से हार चुका था। अब देखिए, एक बार अहमदनगर मुगलों से हारा तो बंदर बांट होगा। थोड़ा अहमदनगर का टुकड़ा कौन खींच ले जाएंगे? मुगल ले जाएंगे। थोड़ा अहमदनगर का टुकड़ा बीजापुर खींच ले जाएगा। इन सारी प्रिंसिपैलिटीज़ को मैं मैप पे ऑलरेडी इनसे पहले की वीडियोस लगातार एक सीरीज में आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर इससे पहले की अगर आपने सतीश चंद्र मीडियो लिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी, सीधे इस वीडियो पे आए तो उन वीडियोस को जाके देख लीजिए। अब समझिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज पे किसी एक ऐसे रूलर का आना जरूरी था जो कि ओवरऑल अहमदनगर के सारे, आप कह सकते हो, इलाकों को कंसोलिडेट कर सके, एक सेंट्रलाइज्ड रूल के अंदर ला सके। और एक ऐसा इंडिविजुअल यहाँ पे सामने आएगा जिसका नाम होगा मलिक अंबर। सॉरी, शायद मैंने कोई दूसरी पीपीटी चला दी थी, ओरिजिनल पीपीटी पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही किसकी? एक रिमार्केबल मैन की, जिसका नाम था मलिक अंबर। इसकी बहुत जगहों पे तारीफ भी होनी चाहिए और इसकी बहुत जगहों पे बुराई भी होनी चाहिए। एंड में आप देखोगे कि मलिक अंबर बड़ी मुश्किल से जो एम्पायर सेटअप करेगा वो गिर जाएगा इसकी खराब क्वालिटीज़ की वजह से। लेकिन ओवरऑल ये बड़ा एनर्जेटिक टाइप का रूलर था, जिसके चलते इसने अहमदनगर को डिसइंटीग्रेट होने से बचा लिया। वैसे तो देखा जाए तो ये एबेसिनियन था, इथोपिया में इसका जन्म हुआ था। इसकी अर्ली लाइफ और कैरियर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बहुत गरीब माँ बाप थे इसके, और इसके गरीब माँ बाप ने इसको एक स्लेव मार्केट में बेच दिया, एक गुलामों के बाजार में बेच दिया बगदाद में। इसको एक अमीर मर्चेंट ने खरीद लिया और उस अमीर मर्चेंट ने मलिक अंबर को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, ठीक है भाई, और उसको डेक्कन ले आया। अब इराक से खरीदा और उस मर्चेंट का कुछ काम डेक्कन में था, मतलब हमारे साउथ इंडिया वाले इलाके में था। वहाँ पे मलिक अंबर पहुँच गए। अब सोचिए कहाँ से शुरू हुए, इथोपिया से, और कहाँ पहुँचे? डेक्कन में, ठीक है। फिर आगे आप देखोगे कि धीरे धीरे इस डेक्कन में जो मर्चेंट था इसको सर्व किया मलिक अंबर में। बाद में मलिक अंबर बड़ा हुआ, वो मर्चेंट मर गया होगा। उसके बाद मलिक अंबर ने ज्वाइन की सर्विस चंगेज खान की। चंगेज खान वॉज अ नॉबल, ही वॉज अ हबशी नॉबल ऑफ मुर्तजा निजाम शाह। तो मुर्तजा निजाम शाह जो कि अहमदनगर के इलाके में एक्टिव था, इसका एक हबशी नॉबल था चंगेज खान। चंगेज खान के अंदर काम करता था ये मलिक अंबर। अब इस प्रकार के बहुत से नॉबल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे मिलिट्री चीफ काम करते होंगे, लेकिन मलिक अंबर की किस्मत में था अहमदनगर की गद्दी पर बैठना और मुगलों को पीछे ढकेलना। जब मुगलों ने अहमदनगर के ऊपर अटैक किया तो चूंकि ये मलिक अंबर अहमदनगर के इलाके में था, तो ये बीजापुर में गया और बीजापुर में जाके किसी मिलिट्री नॉबल के अंदर इसने काम करने की कोशिश की, बट कुछ बात जम नहीं पाई। वापस आया और वापस आके उसने फिर से किसी एक हबशी नॉबल के अंदर काम कर लिया। और चांद बीबी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो चांद बीबी के अपोजिट में जो खेमा था उसमें इन्वॉल्व था आपका कौन? मलिक अंबर। अब आप बोलोगे सर चांद बीबी कौन है? तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो भैया इससे पहले वाली वीडियोस को देख के आओ, वहां पे मैंने चांद बीबी के बारे में आपसे बात की है। ओके, आप समझिए, अहमदनगर गिर चुका है, निजाम शाह लुढ़क चुके हैं। तो अब निजाम शाही प्रिंस कोई है नहीं, कोई एक ऐसा रॉयल प्रिंस चाहिए जो ओवरऑल गद्दी पर बैठे और लीड करे। तो मलिक अंबर ने क्या किया कि एक निजाम शाही प्रिंस को पकड़ा, ठीक है, और बीजापुर के रूलर के सपोर्ट से उसको गद्दी पर बैठा दिया। और गद्दी पर बैठाने के बाद उस रूलर का नाम क्या हो गया? मुर्तजा निजाम शाह टू। तो समझिए, निजाम शाह जो गद्दी पर बैठा था वो मर गया। अब मुगल ऑलमोस्ट अहमदनगर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। किसी एक एबल रूलर की जरूरत है। तो अब एबल रूलर कोई निजाम शाही डायनेस्टी का तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ, प्रिंस को बस इसलिए गद्दी पर बैठा दो क्योंकि निजाम शाही डायनेस्टी का है। एक्चुअल रूलर यहाँ पे होगा कौन? मलिक अंबर। वो पीछे से अपने आप को डिक्लेयर करेगा पेशवा, और ये पूरी की पूरी एक्टिविटी करने में बीजापुर मदद कर रहा था। अब आप बोलोगे बीजापुर क्यों मदद कर रहा था? समझिए, अगर मुगल कंपेयर अटैक करेंगे, ये रहा आपका अहमदनगर, इधर ऊपर मुगल के डोमिनेंस से, नीचे बीजापुर है, तो बीजापुर चाहेगा ना कि मुगल बीजापुर पहुंचे, इससे पहले बीच में कोई ताकत हो। तो इसलिए यहाँ पे बीजापुर थोड़ा थोड़ा अहमदनगर को कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन अब सिर्फ पेशवा बन के तो काम चलेगा नहीं, आपको जैसे तैसे करके मुगलों से लड़ना ही है। आप क्या अकेले लड़ेंगे? मलिक अंबर नहीं, अपने साथ मदद चाहिए।
मदद दी यहाँ पे मराठा ट्रूपर्स ने। देखिए जो मराठा क्लैन थी ओवरऑल इस इलाके की, ये बड़ी डोमिनेंट थी, लड़ाकू क्लैन थी, ओवरऑल गुरिल्ला वॉरफेयर में हिट थे, इनको आप बारगीज भी बोलते थे। तो मराठास की एक खास बात थी कि बहुत रैपिड मूवमेंट थी, एकदम से अटैक करेंगे, एकदम से रिट्रीट कर जाएंगे। कहते हैं ना गुरिल्ला वॉरफेयर होता ना कि बिल्कुल ही सरप्राइज और शॉकिंग अटैक हुआ, आपको पता ही नहीं चला अटैक हुआ, और अटैक जैसे हुआ आपको नुकसान पहुंचा, पीछे लौट गए। तो ऐसा नहीं कि मतलब लड़ने के पे गए राजपूतों की तरह और बिल्कुल ही मतलब मर के या मार के ही वापस आएंगे, ऐसा नहीं था। रैपिड मूवमेंट, एकदम से अटैक, एकदम से लूटपाट, एकदम से एनिमी ट्रूप्स की सप्लाई काट दी, उनके जो भी सप्लाईज थे उनको जला दिया, और ओवरऑल एकदम से रिट्रीट कर गए। तो ये आपकी मोडस ऑपरेंडी होती थी किसकी? मराठास की। और गुरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर में जो मराठास थे ये हेड थे, ट्रेडिशनली दे वाज वेरी मच यूज्ड टू इट। मुगल्स इसको यूज्ड टू थे नहीं, तो मुगलों को मराठास को झेलने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। और मलिक अंबर को मराठास का सपोर्ट प्राप्त था, तो उसके चलते मुगल बेरार, अहमदनगर और बालाघाट यहाँ पे पूरी तरीके से कभी कंसोलिडेशन कर ही नहीं पाए। बेरार, अहमदनगर, बालाघाट को जीता जरूर था मुगलों ने, बट कब्जा पूरी तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि मलिक अंबेर बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे मुगलों को पीछे की तरफ ढकेल रहा था, और उसमें मलिक अंबेर की मदद कर रहे थे मराठास। अब इस समय पे डेक्कन में मुगलों की तरफ से कौन था? तो मुगल कमांडर था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। काफी विली पॉलिटिशियन था, अच्छा सोल्जर था, ओवरऑल लिटरेचर में भी इसने बहुत से काम लिख रखे हैं, बट अभी इसकी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बात करते हैं। मलिक अंबेर और अब्दुल रहीम खाने खानी की लड़ाई हुई 1601 में। तेलंगाना में एक जगह है नंदेड़ नाम की, वहां पे लड़ाई हुई, और यहाँ पे मलिक अंबर हार जाएगा। ओके, भले ही यहाँ पे अब्दुल रहीम खाने खाना मलिक अंबर को हरा देगा, लेकिन अब समझिए मलिक अंबर और अब्दुल रहीम खाने खाना की हो जाएगी दोस्ती। इनफैक्ट खाने खाना ही यहाँ पे चाहता था कि मलिक अंबर के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, क्योंकि समझिए निजाम शाही किंगडम को पूरी तरीके से ध्वस्त करना यहाँ पे एम नहीं था मुगलों का। मुगलों को भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि पूरी तरीके से अगर अहमदनगर को कब्जा कर भी लिया तो इसको हम लोग पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई सिविल वॉर होता रहेगा और हम परेशान होते रहेंगे। इसीलिए अहमदनगर, बेरार, बालाघाट के आसपास का एक मेजर इलाका मुगल अपने में बनाना चाहते थे, और बाकी को मलिक अंबेर के कंट्रोल के अंदर रखना चाहते थे, ताकि ओवरऑल ये जो मलिक अंबेर है वो मुगल सुजरैनिटी को एक्सेप्ट कर ले और कुछ बीच का अरेंजमेंट निकल आए, जिस प्रकार का अरेंजमेंट शुरुआत से अकबर करता हुआ यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। मलिक अंबर को भी लगा कि अभी के लिए खाना खाना से दोस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि अगर अब्दुल रहीम खाने खाना का सपोर्ट होगा मुगलों का, तो मलिक अंबर की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, जब भी आप किसी राजपाट की गद्दी पर बैठते हो तो अगल बगल वाले आपको जल्दी बैठने नहीं देंगे, तो अगल बगल वालों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उस कंट्रोल के लिए ओवरऑल एक एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जरूरत है। तो मलिक अंबर को लगा कि अगर मुगलों से दोस्ती कर लेता हूँ टेम्परेली, तो एक्सटर्नल मेरा खतरा बंद हो जाएगा, तो इंटरनली मैं अपने रूल को कंसोलिडेट कर लूंगा। तो मलिक अंबर ने भी यहाँ पे अच्छा दिमाग लगाया, और यहाँ पे मुगलों की और मलिक अंबर की दोनों की चलती रही। लेकिन फिर हो जाएगी अकबर की मृत्यु, और जैसे ही अकबर की मृत्यु होगी वैसे डेक्कन में जो मुगल पोजीशन है वो कमजोर होती जाएंगी, क्योंकि डेक्कन में जो गवर्नर्स, जो मुगल ऑफिशियल्स पोस्टेड थे, वो पावर को लेके आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ने लगेंगे, और जब आपकी लीडरशिप ही आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रही है तो आप अपोजिशन से कभी लड़ नहीं पाओगे। और अपोजिशन में बैठा था मलिक अंबर, और मलिक अंबर इसी प्रकार के किसी मौके का इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों ज्वाइन बटन जरूर दबा दीजिए, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और वीडियो पे कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, काफ़ी मदद मिलती है। तो भाई मुगल बादशाह अकबर मर गए, मुगल कमांडर्स आपस में लड़ रहे हैं। अब जब मुगल कमांडर्स आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे मलिक अंबेर को मौका मिला, और जो जो इलाके मुगलों ने छीने थे उन उन इलाके के ऊपर अंबेर ने धावा बोल दिया, और बहुत सारे इलाके को यहाँ पे अंबर ने कब्जा लिया। बिरार, बालाघाट और अहमदनगर, ये सारे इलाके यहाँ पे मुगलों के हाथ से निकल गए। मतलब वो इलाके जिनके ऊपर, ज्यादातर इलाकों के ऊपर अकबर ने सीधा सीधा कंट्रोल किया था, उसको पूरी तरीके से मुगल्स कंसोलिडेट भी नहीं कर पाए। मलिक अंबर ने यहाँ पे स्ट्राइक बैक किया, और ये सारे इलाके किसके कंट्रोल के अंदर आ गए? मलिक अंबर कंट्रोल के अंदर आ गए। अच्छा, मलिक अंबर ने अकेला ऐसा नहीं किया, यहाँ पे जो बीजापुर का राजा था ना, इब्राहिम आदिल शाह, वो भी मदद कर रहा था मलिक अंबेर की। मलिक अंबेर आप समझ लीजिए कि बेरार, बालाघाट और अहमदनगर के आसपास के इलाके पर राज कर रहा था।
और उसके साउथ में जो बीजापुर है वहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह राज करता है। इब्राहिम आदिल शाह नहीं चाहता था कि पूरी तरीके से अहमदनगर के ऊपर मुगलों का कब्जा हो, क्योंकि उसको पता था एक बार अहमदनगर के ऊपर मुगलों का कब्जा हुआ तो फिर मुगल उसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह ने मदद की, किसकी मदद की? मलिक अम्बेर की। क्यों? क्योंकि मलिक अम्बेर ये जो राज कर रहा था ना आपका अहमदनगर के ऊपर, वो डी फैक्टो रूलर था। बेसिकली मेन रूलर तो निजाम शाही प्रिंस था जो कि गद्दी पर बैठा था। तो ये जो निजाम शाही अहमदनगर का स्टेट था, इसका मुगलों और बीजापुर के बीच में रहना जरूरी था। इसके लिए इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के राजा ने अहमदनगर की मदद की। मदद कैसे की? तो भाई तेलंगाना में जो कांदाहार नाम का पावरफुल फोर्ट है वो मलिक अम्बेर को दे दिया। और मलिक अम्बेर से बोला कि अपना पैसा, अपनी फैमिली, ओवरऑल अपने बच्चों को, वाइफ को आप इस पर्टिकुलर फोर्ट में रख लो ताकि आपको टेंशन ना हो कि भाई आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है। 10,000 घोड़े दिए यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह ने मलिक अम्बर को कि जाओ लड़ो जाके मुगलों से। और उन 10,000 घोड़ों और उनके घुड़सवारों को मेंटेन करने के लिए एक जमीन भी दी, जिसके एग्रीकल्चर टैक्स से आप चीजों को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। फिर कुछ और मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हुए। तो भाई इथोपियन नॉबल्स, बीजापुर में बहुत सारे नॉबल्स थे इब्राहिम आदिल शाह के अंदर, उसके अंदर एक इथोपियन नॉबल था, काफी इंपॉर्टेंट इथोपियन नॉबल था। उसकी बेटी की शादी हो गई यहाँ पे मलिक अंबर के बेटे के साथ। तो इस प्रकार से जब इन लोगों को थोड़ी दोस्ती वोस्ती करनी होती थी तो अपने घर के किसी लड़के लड़की को ये लोग कुर्बान कर देते थे कि शादी कर लो, ओवरऑल दोस्ती अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि यही अहमदनगर का राजा बाद में बीजापुर के साथ लड़ाई करेगा। जी हाँ। तो जब थोड़ा बहुत डीलिंग करने पे आई तो हाँ भाई हल्का फुल्का पैसे वैसे की डीलिंग कर ली, जमीन की डीलिंग कर ली, कोई मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, और बाद में फिर आपस में लड़ते नजर आते थे। पता है क्यों? उसका रीजन है, अकबर ने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, बहुत सारी राजपूत प्रिंसेस से साथ शादी की, लेकिन राजा अकबर था, बाकी राजपूत बस उसकी सेवा कर रहे थे। तो एक आदमी डोमिनेंट है और बाकी गुलामी कर रहे हैं, तो काम चल रहा है। अब अहमदनगर और बीजापुर, इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट हो रहा था मुगलों को हराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि बीजापुर बहुत ज्यादा ताकतवर है, अहमदनगर कमजोर है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बराबर थे। तो जब दो अपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं ना, तो कितने शॉर्ट टर्म आप अरेंजमेंट कर लो, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लो, वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं देते। ठीक है। और एक इंसान की जिंदगी वैसे भी यहाँ मैटर नहीं करती। ठीक है। किसी ने अपनी लड़की की शादी कर दी तो लड़की ऑब्वियस सी बात है लड़कों के घर में जाती थी। उस समय पे जो सोशल सेटअप था, आज भी वही सोशल सेटअप है, तो उस सोशल सेटअप के चलते एक बार वो गर्ल अपनी फैमिली को छोड़ के जाती थी तो परमानेंटली छोड़ के चली जाती थी, फिर उससे कोई मतलब नहीं होता था। और वैसे भी राजा महाराजाओं के और नॉबल्स के बतेरे बच्चे हुआ करते थे, 15, 20, 25, काम ही नहीं था कुछ और, तो एक दो को भेज दिया शादी करके, क्या ही फर्क पड़ता है। पॉलिटिक्स में सब कुछ होता था उस समय पे। तो जब इब्राहिम आदिल शाह ने मैरिज करवाई 1609 में, तो बड़ा जबरदस्त धूमधाम से मैरिज हुई, अच्छी खासी ब्राइड को डाउरी दी गई, 80,000 रुपए के तो पटाखे फायरवर्क्स ही यहाँ पे तोड़ दिए गए। ठीक है। आप समझिए यहाँ पे मलिक अम्बेर की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि मलिक अम्बेर को सपोर्ट कर रहा है कौन? आपका बीजापुर का राजा इब्राहिम आदिल शाह। साथ साथ मलिक अम्बेर के साथ खड़े हैं पीछे मराठा सरदार, मराठा सोल्जर्स। तो यहाँ पे मलिक अम्बेर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और वो धावा बोल देगा मुगल गवर्नर खाने खाना के ऊपर, और खाने खाना को अपने डोमिनेंस छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा बुरहानपुर में। तो 1610 तक, 1556 से लेके 1605 तक राज चला अकबर का। अकबर की मृत्यु हो जाएगी 1605 में, और अकबर की मृत्यु के 5 साल के अंदर डेक्कन में जितना भी इलाका अकबर ने जीता था वो पूरा का पूरा मुगलों के हाथ से निकल जाएगा। अब जहांगीर को समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ। जहांगीर प्रिंस परवेज को भेजेगा डेक्कन एक लार्ज आर्मी के साथ कि जाओ भाई और ओवरऑल इस मलिक अम्बेर के चैलेंज को संभालो। लेकिन अहमदनगर भी यहाँ पे मुगलों के हाथ से निकल गया। वैसे पूरा अहमदनगर उनके हाथ में नहीं था, जितना भी इलाका था वो मुगलों के हाथ से निकल गया। और कुल मिला के यहाँ पे जो जहांगीर का प्रिंस था परवेज, इसको एक डिसग्रेसफुल ट्रीटी साइन करनी पड़ी पीस की अम्बेर के साथ। मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल रूलर कौन निकला, मतलब विनर कौन निकला? तो मलिक अम्बेर विनर निकला यहाँ पर। तो मलिक अम्बेर यहाँ पे प्रॉस्पर कर रहा था और मुगल्स अपने आप को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो रीअसर्ट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि मलिक अम्बेर के पास एक तो मराठाओं का सपोर्ट था, दूसरा इब्राहिम आदिल शाह का सपोर्ट था। धीरे धीरे आप देखोगे कि मलिक अम्बेर की पोजीशन कमजोर होनी शुरू होगी और मुगल पोजीशंस यहाँ पे स्ट्रांग होगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। अकबर ने अपने राज को बहुत स्ट्रांग किया। कैसे स्ट्रांग किया अकबर ने अपने राज को? क्योंकि अकबर के जो अलाइज थे, अकबर के नीचे जो काम करने वाले लोग थे जैसे कि राजपूत, वो अकबर के प्रति बहुत वफादार थे। ये वफादारी मलिक अम्बेर के प्रति नहीं आ पा रही थी। मलिक अम्बेर एक एरोगेंट आदमी था,
और अपने एरोगेंस के चलते उसने अपने एलियास को नाराज कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मलिक अंबर के साइड पे जो लोग खड़े थे वो मलिक अंबर के अगेंस्ट जाने लगे, और ये बात पता थी किसको? मुगल वायसराय खाने खाना को। तो खाने खाना ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और धीरे धीरे करके वो मराठा सरदार जिनकी लड़ाई हो रही थी मलिक अंबर के साथ, उन मराठा सरदारों से बैक चैनल से टॉक करनी शुरू कर दी और इन मराठा सरदारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और इसमें सक्सेसफुल हुआ खाना खाना। जगदेव राय, बाबाजी काटे और आपका उदाजी राम, ये कुछ ऐसे मराठा नौबस थे जो कि किसकी तरफ चले गए? आपके मुगलों की तरफ चले गए। अब जब मराठा सरदार, जो मराठा सोल्जर्स हैं, वही अगर आपकी तरफ नहीं रहेंगे तो जीतोगे कैसे? ऑब्वियस सी बात है, मलिक अंबर की जीत की जो वन ऑफ द बिगेस्ट वजह थी वो मराठास थी। प्लस मराठास की तारीफ खुद जहांगीर ने करी। जहांगीर के जो मेमोयर्स हैं, जो कुछ भी उसने लिखा है, उसमें बताया गया है कि मराठास एक बहुत हार्डी लॉट है, उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल था, एंड दे वर द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। मुगलों की नानी याद आ गई इनको कंट्रोल में लाने में, और पूरी तरीके से कंट्रोल में ला भी नहीं पाए। औरंगजेब और शिवाजी महाराज की जो लड़ाई है वो तो देखो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मराठा सरदारों का सपोर्ट जाने लगा किसके पास? मुगल गवर्नर खाने खाना के पास, तो मलिक अंबर की यहाँ पे पोजीशन होने लगी कमजोर, और इस चीज का फायदा उठा के खाना खाना ने अटैक कर दिया अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के ऊपर, और इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस 1616 में हार गई। और यहाँ पे निजाम शाही अहमदनगर की जो कैपिटल थी खिरकी, इसके ऊपर मुगलों का कब्जा हो गया। अब मुगल भी यहाँ कोई बहुत सीधे नहीं थे, उन्होंने खिरकी के ऊपर कब्जा किया और जो भी वहां पे आर्ट आर्किटेक्चर बनाया था वो पूरा तबाह कर दिया, बिल्डिंग्स बिल्कुल जला डाली। तो डेक्कनी अलायंस यहाँ पे मुगलों से हार गया था 1616 में, और ये डेक्कनी अलायंस अपने आप में स्ट्रांग था, तो इस डेक्कनी अलायंस को लगा कि यार अब तो मुगलों से ही हार गए। लेकिन मलिक अंबर ने यहाँ पे हार नहीं मानी, मलिक अंबर ने अपना रेजिस्टेंस चालू रखा। ठीक है, खाने खाना की जो विक्ट्री थी इसको और कंसोलिडेट करने के लिए जहांगीर ने एक आर्मी भेजी अपने सन प्रिंस खुर्रम के अंदर। तो जो शाहजहां था इसके अंदर एक आर्मी जहांगीर ने भेजी डेक्कन में। ठीक है, और खुद जहांगीर जाके मंडू में सेटल हो गया ताकि वो थोड़ा डेक्कन के पास पहुंच जाए। थोड़ा डेक्कन के पास पहुंच जाएगा तो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। अब यहाँ पे अंबर को समझ में ना आया कि करें क्या। एक तो खुद ही यहाँ पे आके खाने खाना तरघाट मचा रहा था, उसके बाद से यहाँ पे शाहजहां आ गया, प्रिंस खुर्रम आ गया, फिर खुद जहांगीर आके मंडू में बैठे हैं। तो ओवरऑल एक समय ऐसा आया कि मलिक अंबर को लगा कि भाई काम नहीं चल पाएगा, मंडवली कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अंबर ने मुगलों के सामने सबमिट कर दिया। ठीक है, ये सब बातें। अब खास बात यहाँ पे ये थी कि एक बार मुगल जीत गए तो उन्होंने कौन कौन से इलाकों पे कब्जा किया। जिन इलाकों के ऊपर अकबर कब्जा करके गया था उन्हीं के ऊपर यहाँ पे मुगलों ने फिर से कब्जा किया। जहांगीर एक लिमिट से ज्यादा टेरिटरी को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि जहांगीर एक बात जानता था कि अगर एक लिमिट से ज्यादा टेरिटरी बढ़ाओगे तो उतने ही लोगों को दबाना पड़ेगा, और उतने लोगों को दबाना काफी बहुत मुश्किल होता है। देखिए रूल की क्या खासियत है, जो जनता है आपकी देश की वो आपका रूल माने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जनता ही आपका रूल नहीं मान रही तो फिर आप किस बात के राजा। तो जहांगीर ने जो एक्सपेंशन नहीं किया डेक्कन में, इसको ऐसा समझा गया कि भाई जहांगीर कमजोर पड़ गया है, ओवरऑल जहांगीर में मिलिट्री वीकनेस है। ऐसा नहीं था, जहांगीर कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहता था। दैट्स वाई उसने एक लिमिट से ज्यादा चीजों को एक्सपेंड नहीं किया, ज्यादा फैलाया नहीं। जहांगीर जानता था कि बहुत सारे फ्रंट्स पैरेलली खोल दोगे, कंसोलिडेट कर लोगे, होने कुछ नहीं वाला है। ओके, तो जहांगीर ये नहीं चाहता था कि मुगल कमिटमेंट्स डेक्कन में और ज्यादा बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी डेक्कन में अच्छे खासा केओस मच चुका था। ओके, इसकी एक और वजह थी, जहांगीर का ये सोचना था कि डेक्कन में थोड़ी शांति आनी चाहिए, डेक्कन स्टेट सेटल डाउन हो जाए एंड दे लिव इन पीस विद मुगल्स, क्योंकि कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी हुई थी। तो जहांगीर ये चाह रहा था कि कन्फ्रंटेशन बंद हो, चीजें शांति के तरीके से हो। तो जहांगीर ने इसके लिए बीजापुर के साथ भी बात करने की कोशिश की। जहांगीर को यह बात मालूम थी कि भले तुमने अहमदनगर जीत लिया है लेकिन अभी भी बीजापुर जिंदा है और बीजापुर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बीजापुर के राजा को चिट्ठी लिखी, फरमान भेजा आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह को, और उस फरमान में इब्राहिम आदिल शाह को बेटा बोला जहांगीर ने। तो बेसिकली जहांगीर इस प्रकार की एक्टिविटीज के थ्रू बीजापुर को जीतने की कोशिश कर रहा था, सीधे कब्जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, एक प्रकार का पीस स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मलिक अंबर भी मरा नहीं है। मलिक अंबर अभी भी डेक्कनी स्ट्रगल्स को लीड कर रहा है मुगल्स के अगेंस्ट, और डेक्कन में कोई भी इस तरीके की शांति नहीं है।
2 साल बीत गए, डेक्कन फोर्सेस फिर से भिड़ी मुगलों से, फिर से वो मुगलों से हार गई। तो अंबर के पास जितनी भी मुगल टेरिटरी थी वापस करनी पड़ी। अंबर की और 14 कोस की टेरिटरी थी, वो भी वापस करनी पड़ी। डेक्कनी स्टेट से 5 लाख रुपए की इंडेमनिटी वसूली गई। और इन सब एक्सपेडिशंस के लिए यहाँ पे खुर्रम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, खुर्रम को यहाँ पे क्रेडिट दिया गया। जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को, जिसका नाम था प्रिंस खुर्रम, डेक्कन में डिप्यूट कर रखा था। और ओवरऑल खुर्रम को काफी कुछ पता था डेक्कन के बारे में, ठीक है। और ओवरऑल सेकेंड टाइम यहाँ पे मलिक अंबेर को जब डेक्कन में हराया गया तो उसका पूरा क्रेडिट शाहजहां को दिया गया, खुर्रम को दिया गया। और जो 2 लगातार बार हारी यहाँ पे डेक्कनी फोर्सेस, जो 2 बैक टू बैक डिफीट्स थी, इससे एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो डेक्कनी स्टेट्स का यूनाइटेड फ्रंट था वो मुगलों के सामने शैटर हो चुका था। फिर यहाँ पे मुगलों के अगेंस्ट डेक्कनीज वैसे भी एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे पा रहे थे। अक्सर करी जो डेक्कनीज थे आपस में लड़ते रहते थे। तो पहले तो आपको पता है कि इब्राहिम आदिल शाह ने मलिक अंबर की कितनी मदद की। फिर यही इब्राहिम आदिल शाह और मलिक अंबर आपस में लड़ रहे थे। मलिक अंबर ने कई बार बीजापुर के ऊपर हमला कर दिया। शोलापुर को लेके मलिक अंबर और बीजापुर के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन था। मलिक अंबर चाहता था कि वो शोला के ऊपर कब्जा कर ले, ओके, बीजापुर शोलापुर दे नहीं रहा था। तो मलिक अंबर ने क्या किया कि बीजापुर के ऊपर अटैक किया और बीजापुर की नई जो कैपिटल थी उसको तबाह कर दिया, ओके। इब्राहिम आदिल शाह ने नौरसपुर नाम की नई कैपिटल बनवाई थी बीजापुर की, इसको निस्तो नाबूद कर लिया मलिक अंबर ने भी। क्या मतलब है, मलिक अंबर और बीजापुर के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं। इब्राहिम आदिल शाह ने पहले ही मलिक अंबर की बहुत सी मदद की थी और उसके बाद भी दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो किसी भी हाल में ये मुगलों के अगेंस्ट एक कंबाइंड फ्रंट नहीं दे सकते। तो अंबर के साथ एक प्रॉब्लम थी मलिक अंबर के साथ, तो उसके अंदर मिलिट्री स्किल थी, एनर्जी था, डिटर्मिनेशन था। लेकिन ओवरऑल कुछ जगहों पे उसने अपने जो एलाइज थे इनको एलिनेट कर दिया। वो बिना मतलब से बीजापुर से लड़ाई करता रहा। ओवरऑल वो मुगलों की बढ़ती हुई ताकत को यहाँ पे समझ नहीं पाया। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि यहाँ पे मलिक अंबर के डाउनफॉल की एक वजह बनती है। और दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह, मलिक अंबर मराठा सरदारों का सपोर्ट लगातार नहीं ले पाया। बहुत जरूरी था मलिक अंबर को ये जानना कि मराठाओं के दम पे ही वो जीत रहा था। लेकिन यहाँ पे मराठा सरदार भी मलिक अंबर से नाराज हो रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत सारे मराठा सरदार ने अपनी साइड चेंज कर ली। वो मलिक अंबर से किसकी तरफ चले गए, आपके मुगल बादशाह की तरफ चले गए। लेकिन मलिक अंबर में एक बात पता चलती है, उसके राज में जीत की वन ऑफ द बिगेस्ट जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी मराठा सरदारों का होना, मराठास का उसकी आर्मी में होना, ओके। और जब मराठाओं को यह बात पता चली कि जो मलिक अंबर है गद्दी पर बैठा है हमारे दम पे, तो यहाँ पे मराठा जो सरदार से उनको भी समझ में आया कि अगर हम मिलके कंबाइंड फ्रंट सामने रख सकें तो ओवरऑल आगे आने वाले समय में हम खुद किंग बन सकते हैं। मराठा यहाँ पे किंग मेकर्स थे। मलिक अंबर की आर्मी में रह के ओवरऑल वो मलिक अंबर को राजा बना रहे थे, लेकिन मराठा खुद राजा बन सकते हैं ये उनको मलिक अंबर के अंदर काम करके ही पता चला। क्योंकि मलिक अंबर जीत मराठाओं की मिलिट्री प्रोग्रेस, गोरिल्ला वॉरफेयर और रैपिड मूवमेंट की वजह से रहा था, जो भी उनकी मिलिट्री स्किल्स थी इनकी वजह से रहा था, ठीक है। फिर भाई मलिक अंबर ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारने की कोशिश की, निजाम शाही स्टेट की, अहमदनगर की। टोडरमल का जो सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था इसको इंप्लीमेंट किया मलिक अंबर ने। जब्ती सिस्टम जो मुगलों के समय था, टोडरमल और अकबर के समय था, उसको इंट्रोड्यूस किया। इजारेदारी को बंद कर दिया। इजारेदारी में क्या है कि जमीन का टुकड़ा एक जमींदार को दे दिया जाता था और जमींदार से बोला जाता था कि तुम इसमें से हमको मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू दो। वो जमींदार किसान को चूस लेता था। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। तो इजारेदारी वाले सिस्टम को यहाँ पे मलिक अंबर ने अपने यहाँ से अबॉलिश कर दिया। जब्ती सिस्टम को उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। 1622 के बाद जब प्रिंस खुर्रम शाहजहां यहाँ पे बगावत कर देगा जहांगीर के अगेंस्ट, और इस बगावत को आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस समय पे डेक्कन में फिर से चीजें टर्मोइल में चली गई। फिर से मलिक अंबर को मौका मिला बहुत सारे इलाकों को कब्जाने का, और मलिक अंबर ने कब्जाया भी। एक्चुअली में मुगल एम्पायर को इंटरनल रेबेलियंस की वजह से काफी सफर करना पड़ा है, चाहे वो अकबर का समय हो चाहे वो जहांगीर का समय हो। जहांगीर तो खासा परेशान रहा है अपने बेटे शाहजहां से, खुर्रम से, और शाहजहां बाद में परेशान होंगे औरंगजेब से, ठीक है। जो जो बोएगा वही पाएगा। जहांगीर ने बगावत की थी अकबर के अगेंस्ट, तो जहांगीर के अगेंस्ट बगावत कर दी किसने, शाहजहां ने। शाहजहां के अगेंस्ट कौन बगावत करेगा, औरंगजेब करेगा, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डेक्कन जीत तो लिया था मुगलों ने, लेकिन डेक्कन को कंसोलिडेट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे खुर्रम शाहजहां कर रहा था बगावत, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इस बगावत के चलते भी
भले ही डेक्कनी अफेयर्स में कुछ समय के लिए मलिक अम्बेर जीत गया, उसने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया, बट लॉन्ग टर्म कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लॉन्ग टर्म में मुगलों को एक बात क्लियर हो गई, खासकर शाहजहां जब गद्दी पर बैठेगा उसको एक बात क्लियर हो गई है कि अहमदनगर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह नहीं रखा जा सकता। अहमदनगर के ऊपर पूरा कब्जा जरूरी है और शाहजहां इसी रोल पे काम करेगा। उसके आगे में बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मलिक अंबर की मृत्यु होगी 80 साल की उम्र पे। भाई बड़ा जबरदस्त इसकी जिंदगी थी, जीतना हारना, लेकिन ओवरऑल इसके सक्सेसर्स को इसकी पॉलिसीज की वजह से काफी परेशानी हुई है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस दोस्तों। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में एक्सटेंशन ऑफ अहमदनगर, एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल सुजरनिटी पर बीजापुर और गोलकोंडा डिस्कस करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं दोस्तों, स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। और वीडियो पे लाइक और शेयर करके इसका कमेंट बढ़ाइए, कमेंट करके अपने व्यू पॉइंट्स बताइए। गुड बाय।